वेलकम बैक। हमने फोटोसिंथेसिस का एक पार्ट पढ़ लिया था जिसका नाम था लाइट रिएक्शन, और ये फोटोसिंथेसिस का सेकंड पार्ट है डार्क रिएक्शन। अब अगर हम बात करें डार्क रिएक्शन जो है, इसको हम केल्विन साइकिल का भी नाम देते हैं। इस साइकिल को हम क्या कहते हैं? केल्विन साइकिल भी कहते हैं। केल्विन साइकिल क्यों कह रहे होते हैं कि एक साइंटिस्ट था मेल्विन केल्विन, फर्स्ट टाइम इसने इस साइकिल को एक्सप्लोर किया था और इसके ऊपर इसको नोबेल प्राइज भी मिला था 1961 के अंदर। अब उसके बाद इसका नाम केल्विन साइकिल भी कह रहे होते हैं हम इसको। उसके अलावा इसका डार्क रिएक्शन भी कहते हैं। डार्क रिएक्शन इसीलिए कह रहे होते हैं कि इसके अंदर लाइट की कोई नीड नहीं पड़ती है, जस्ट इसके अंदर लाइट रिएक्शन के अंदर जो एनर्जी बनती है वो यहाँ पर यूटिलाइज होती है। उसके बाद इसको हम कहते हैं लाइट इंडिपेंडेंट, मतलब लाइट के इसके अंदर कोई नीड नहीं पड़ती है। अगर हम बात करें डार्क रिएक्शन के अंदर होता क्या है, तो एक किस्म की साइकिल चलती है, इस तरह से कंपाउंड बनता है और उसके बाद यहाँ पर एक ग्लूकोज का यूनिट बनने के बाद वो वापस साइकिल वहीं आकर रुक जाती है। होता क्या है, हमारे पास हमारे से जो साइकिल स्टार्ट हो रही होती है वो यहाँ से होती है, राइबोलेज 1,5 बाइफॉस्फेट से स्टार्ट होती है। ये हमारा यहाँ से जो स्टेप होगा वो फर्स्ट स्टेप कहलाएगा। होगा क्या, साइकिल के अंदर ये जो रिएक्शन हो रहा है ये कहाँ पर हो रहा है? केल्विन साइकिल जो हो रही है या लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन जो हो रहा है तो कहाँ पर होता है? स्ट्रोमा के अंदर होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो स्ट्रोमा रीजन है उसके अंदर ये रिएक्शन हो रहा होता है। अब होता क्या है, राइबोलेज 1,5 बाइफॉस्फेट, राइबोलेज एक 5 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है जिसके अंदर 5 कार्बन होते हैं। ये आपको 5 कार्बन जो डॉट नजर आ रही है 5 कार्बन है, 1 2 3 4 एंड 5। इस 5 कार्बन के साथ इन दो कॉर्नर्स के ऊपर एक नंबर 1 कार्बन पे, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 पे क्या अटैच है? 2 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल अटैच है। एक कार्बन नंबर 1 पर फॉस्फेट अटैच है, दूसरा फॉस्फेट कहाँ पर अटैच है? कार्बन नंबर 5 के ऊपर। इसीलिए इसका नाम है राइबोलेज। राइबोलेज इस 5 कार्बन शुगर को कह रहे हैं, 1,5 बाय फॉस्फेट इनके साथ अटैच है। तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? राइबोलेज 1,5 बाय फॉस्फेट। ये राइबोलेज RUBP इसको हम कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इसको हम क्या कहते हैं? RUBP, राइबोलेज बाइफॉस्फेट। ये कंपाउंड जो है, ये मॉलिक्यूल जो होता है ये जाकर किसके साथ यहाँ पर मिक्स होता है? ये यहाँ पर जब आएगा तो इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होता है। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के 3 मॉलिक्यूल यहाँ पर आकर इसके साथ फिक्स होते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल RUB के यूज हो रहे होते हैं। 3 मॉलिक्यूल RUB के जो यूज हो रहे होते हैं, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के 3 मॉलिक्यूल जब आकर इनके साथ फिक्स होते हैं तो यहाँ पर एक इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल बनता है। और इंटरमीडिएट जो मॉलिक्यूल बनता है, अब इसके अंदर कार्बन कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 एंड 6, 5 कार्बन ये और 6 कार्बन ये वाला। तो हमारे पास यहाँ पर जो ये मॉलिक्यूल बन गया, अब यहाँ पर ये एक मॉलिक्यूल बनता है, इसको हम कहते हैं 3 मॉलिक्यूल इसके बनते हैं इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल के। ये मॉलिक्यूल इतना ही अनस्टेबल होता है कि कुछ ही सेकंड्स के अंदर ये ब्रेक डाउन हो जाता है और कन्वर्ट हो जाता है 3 फास्फोग्लाइसरेट के अंदर। इसीलिए इस मॉलिक्यूल का कोई नाम नहीं है। फेडरल की बुक के अंदर आप इसको मिलेगा कि इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल इसको हम नाम दे रहे होते हैं। तो यहाँ पर देखें RUBP के साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हुई है, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? कार्बो ऑक्सीडेशन का नाम देंगे। तो डार्क रिएक्शन जो होते हैं इसके अंदर 3 फेस होते हैं। नंबर 1 फेज कार्बोक्सिलेशन, नंबर 2 फेज रिडक्शन एंड नंबर 3 फेज जो है इसको हम क्या कहते हैं? रीजनरेशन का नाम देते हैं। नंबर 1 फेज के अंदर क्या हो गया कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो क्या हो गई? इस फेज के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है फिक्स होती है किसके साथ? RUBP के साथ, राइबोलेज बाइफॉस्फेट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होती है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कार्बो ऑक्सीडेशन। उसके बाद क्या होगा, कुछ टाइम के बाद ये इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल खुद को कन्वर्ट कर देता है और इससे क्या बन जाता है? फास्फोग्लाइसरेट बन जाता है। फास्फोग्लाइसरेट 3 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पर देखें 3 कार्बन नजर आ रहे हैं, 1 2 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा? फास्फोग्लाइसरेट। ये मॉलिक्यूल क्या होगा? इस बीच से ब्रेक डाउन होता है यहाँ से, तो एक फास्फेट यहाँ वाला, एक फास्फेट यहाँ पर, ये फास्फेट कन्वर्ट हो जाते हैं। अब इसके मॉलिक्यूल जो बन जाते हैं कुछ इस तरह से, ये जो 2 मॉलिक्यूल बन जाते हैं इनके अंदर फास्फेट जो आ जाता है दोनों का, एक तो ऑलरेडी 3 पर है, दूसरे का भी फास्फेट जो 1 पे था वो 3 पे आ जाता है। तो अब यहाँ पर जो 3 मॉलिक्यूल यहाँ पर बन रहे थे, अब ये मॉलिक्यूल 3 इसके और 3 इसके कितने हो जाएंगे? टोटल 6 मॉलिक्यूल यहाँ पर बन जाते हैं किसके? फास्फोग्लाइसरेट। 3 किसको शो कर रहा है? 3 शो कर रहा है। यहाँ पर कार्बन नंबर 3 पर फास्फेट जो मौजूद है उसको ये शो कर रहा है। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 फास्फोग्लाइसरेट हो जाएगा। फिर 3 फास्फोग्लाइसरेट के साथ हम क्या ऐड करते हैं?
6 एटीपी ऐड होते हैं, ये एनर्जी का सोर्स है। एटीपी आप लोगों ने पढ़ा था। ये एटीपी कहाँ से आए? ये जो लाइट रिएक्शन के अंदर जो एटीपी बने थे ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन के अंदर, जो फोटोसिस्टम से फोटोसिस्टम 2 से फोटोसिस्टम 1 की तरफ जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे थे, उससे जो एटीपी बन रही थी वो यहाँ पर यूटिलाइज हो रही थी। तो हमने कहा था जो एसिमिलेटरी पावर बनेगी वो डार्क रिएक्शन के अंदर यूज होगी। तो ये एटीपी यहाँ यूज होते हैं। तो टोटल यहाँ पर कितने एटीपी यूज हो रहे हैं? 6 एटीपी यूज हो जाएंगे और यहाँ से क्या बन जाएंगे? 6 एडीपी जो होंगे वो यहाँ से बाहर रिलीज हो जाएंगे। 6 इनऑर्गेनिक फास्फेट जो थे वो यहाँ पर इनके अंदर यूज हो गए। अब यहाँ पर ये जो हैं, अब इसके 6 मॉलिक्यूल जो हैं इसके फास्फोग्लाइसरेट के कन्वर्ट हो जाते हैं। जब इनके 3 मॉलिक्यूल तो 6 फास्फेट इनको जब एटीपी के मिल जाते हैं, तो 6 फास्फेट मिल जाएंगे। तो अब इसका नंबर जो 3 नंबर पर ऑलरेडी पहले फास्फेट मौजूद था, अब इसने 6 फास्फेट और दे दिए क्योंकि 6 मॉलिक्यूल है। अब 6 फास्फेट जो आएंगे वो कार्बन नंबर 1 पर क्या होंगे? फास्फेट आ जाएंगे। अब इसका नाम हो जाएगा 1 नंबर कार्बन पर है और दूसरे कहाँ पर है? 3 नंबर 1,3 बाय फास्फोग्लाइसरेट का इसको हम नाम देंगे। अब यहाँ पर 6 मॉलिक्यूल 1,3 बाय फास्फोग्लाइसरेट के बन जाएंगे। उसके बाद क्या होगा? यहाँ पर 6 NADPH इस्तेमाल होंगे। 6 NADPH। तो 6 NADPH रिड्यूस हमने ये लाइट रिएक्शन के अंदर बनाए थे, ये भी एज एसिमेट्री पावर यहाँ पर क्या होंगे? यूज होंगे और NADP प्लस यहाँ से ये रिलीज हो जाएंगे। तो 6 हाइड्रोजन आयन यहाँ पर जब यूज होते हैं एज एनर्जी सोर्स, तो अब यहाँ पर क्या होगी? रिडक्शन होगी। यहाँ पर क्या हो जाएंगे? 1,3 बायफॉस्फोग्लाइसरेट क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद। तो इस फेस को नाम क्या देंगे? रिडक्शन। तो नंबर 1 फेस कार्बोक्सिलेशन, नंबर 2 फेस को क्या कह रहे हैं? रिडक्शन। क्योंकि यहाँ पर क्या हुई है? रिडक्शन हुई है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 1,3 बायफॉस्फोग्लाइसरेट ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन को गेन किया। 6 NADPH यहाँ पर यूज हुए जिसको कन्वर्ट कर दिया NAD प्लस के अंदर। और यहाँ से हमने जो 6 फास्फेट यूज किए थे वो यहाँ पर वापस क्या हो जाएंगे? रिलीज हो जाएंगे। 6 इनऑर्गेनिक फास्फेट जो थे हमने यहाँ जो ऐड किए थे वो यहाँ से रिलीज हो जाएंगे। अब यहाँ पर कंपाउंड जो मॉलिक्यूल जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा? ग्लाइसरल अल्डिहाइड 3 फास्फेट बन जाएगा। इसके अभी तक हमारे पास 6 मॉलिक्यूल मौजूद हैं। ये रिड्यूस होने के बाद क्या बन गया? ग्लाइसरल अल्डिहाइड 3 फास्फेट ये बन गया। ठीक है। अब देखें, ये जब ग्लाइसरल अल्डिहाइड 3 फास्फेट बन गया, इसके 6 मॉलिक्यूल है, इसके अंदर इसको हम शॉर्ट फॉर्म में G3P का भी नाम देते हैं। अब इसके अंदर G3P का एक मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ से क्या होगा? बाहर रिलीज हो जाएगा। बाकी 5 मॉलिक्यूल्स हमारे पास यहाँ आ जाएंगे। इसके साथ यहाँ पर हमारे पास 5 मॉलिक्यूल। ये एक G3P जो है ये वेट करेगा केल्विन साइकिल जब दूसरी बार रन करेगी, तो यहाँ पर दूसरा जब G3P आ जाएगा तो इस जो G3P एक पहले साइकिल में आया, दूसरी G3P में आया, तो टोटल यहाँ पर कितने G3P हो गए? 2। तो ये 2 G3P जो है मिलकर क्या बनाते हैं? एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल्स बनता है। तो एक ग्लूकोज का कंप्लीट मॉलिक्यूल तब बनेगा जब ये केल्विन साइकिल 2 बार रन करेगी, 2 बार ये कंटिन्यू चलेगी, उस वक्त एक कंप्लीट ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनता है। उसके बाद ये G3P है, ये खुद को रीजनरेट कर देता, रीजनरेशन होती है यहाँ पर। थर्ड स्टेज के अंदर क्या होगा? केल्विन साइकिल का जो थर्ड स्टेप है इसको कहते हैं रीजनरेशन। इस G3P को कन्वर्ट किया जाता है RUBP के अंदर, मतलब कि वापस RUBP बनाया जाता है जो यहाँ से स्टार्ट की थी। तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? रीजनरेशन। तो G3P क्या होगा? ये यहाँ पर कन्वर्ट हो जाता है RUBP, इसके अंदर राइबोलेस फास्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। फिर अब देखिए यहाँ पर ये 5 मॉलिक्यूल है ना, ये G3P खुद को रीअरेंज करके क्या बना लेते हैं? राइबोलेस फास्फेट। राइबोलेस फास्फेट का मतलब है 5 कार्बन वाली क्या बना लेते हैं? ये फास्फेट बन जाते हैं, 5 कार्बन वाली। और यहाँ पर लास्ट के अंदर इनके साथ क्या अटैच होता है? यहाँ पर ये फास्फेट अटैच होता है। फिर यहाँ पर जब हम यहाँ पर 3 ATP इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पर 3 ATP बाय रिलीज होते हैं, तो यहाँ पर 3 ATP जो ATP हम यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर हमने देखें कि ये जो मॉलिक्यूल बनते हैं यहाँ पर इसके कितने मॉलिक्यूल बनते हैं? 3 मॉलिक्यूल बनते हैं। तो इन 3 मॉलिक्यूल के अंदर हम 3 ATP ऐड कर देते हैं, तो ये ATP कहाँ पर आ जाते हैं? इन कार्बन नंबर 1 के ऊपर जब ये फास्फेट आ जाता है तो इसका नाम हो जाएगा राइबोलेज 1,5 बायफॉस्फेट। अब ये रीअरेंजमेंट हो गई बाय द एडिशन ऑफ 3 ATP यहाँ पर ऐड हुए। अब हमारे पास ये साइकिल रीजनरेशन हो गई, जहाँ से हमने साइकिल स्टार्ट की थी वहीं आकर ये खत्म हो गई। अब हमारे पास टोटल एक केल्विन साइकिल के अंदर हमारे पास ATP कितने यूज हुए? 9 ATP यूज हुए एक केल्विन साइकिल के अंदर। ठीक है। दूसरा आपको याद रखना है यहाँ पर NADPH कितने यूज हुए हैं इस साइकिल के अंदर? टोटल आपके पास यहाँ पर 6 NADPH इस्तेमाल हुए हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है एक साइकिल के अंदर।
लेकिन जब आपको एक कंप्लीट ग्लूकोज बनाना है, मैंने कहा ना जब ग्लूकोज कंप्लीट बनेगा तो ये साइकिल 2 बार रन करेगी। तो जब एक ग्लूकोज का कंप्लीट मॉलिक्यूल आपको बनाना है तो ये साइकिल 2 बार रन करेगी। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास 18 एटीपी यूज होंगे एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को बनाने के लिए, और आपके पास 12 NADPH यूज होंगे एक कंप्लीट ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को बनाने के लिए केल्विन साइकिल के अंदर। तो कंप्लीट वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज को जरूरत क्या पड़ती है केल्विन साइकिल में, 18 एटीपी की और 12 NADPH की। ये यहाँ पर आपको मेन पॉइंट यहाँ पर एमसीक्यूज के हिसाब से आपको याद रखना है। बाकी साइकिल आपको पूरी डिटेल के अंदर हमने समझा दी है। थैंक यू सो मच।